हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडवर्ड। हम सॉल्व कर रहे थे केमिस्ट्री प्री एग्जाम जियो साइंटिस्ट 2023 का। पहले 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। इसमें क्या पूछा हुआ है? द बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड आर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसके लिए देखो, हमें पता होना चाहिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो, इन तीनों एसिड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ओके, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है जो, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H4P2O7। क्लियर? सिमिलरली जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, इसका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4। सिमिलरली जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, इसका होता है H3PO2। ओके, अब इनकी स्ट्रक्चर देखो, उसके हिसाब से हमें बेसिसिटी बतानी है। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है। ओके, देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड की। कितने हाइड्रोजन हैं इसमें? 4। ओके, तो 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं, तो यहाँ से 4 H पॉजिटिव रिलीज हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या है? टोटल 4। अब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो, 4 ऑक्सीजन है इसके पास, 3 हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड में है, तो इससे 2 H पॉजिटिव ही रिलीज हो सकते हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड की जो बेसिसिटी रहेगी वो रहेगी 2। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड की हम अगर बात करें, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, क्या है इसमें? 2 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। क्लियर? ये है ना इसकी स्ट्रक्चर। और इसमें ये हाइड्रोजन तो फॉस्फोरस के साथ लगे हुए हैं, ये तो रिलीज नहीं हो सकते। जो ऑक्सीजन के साथ लगा है वही रिलीज हो सकता है एज H पॉजिटिव। इसकी बेसिसिटी यही एक H पॉजिटिव है जो अवेलेबल है देने के लिए, रिलीज करने के लिए, तो इसकी बेसिसिटी रहेगी 1। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड है जो, उसकी रहेगी बेसिसिटी 4। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की रहेगी 1 एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रहेगी, सॉरी, इसकी रहेगी 2 एंड इसकी रहेगी 1। ओके, तो 4 2 1, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ए। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ग्रुप 16th ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कोई भी आप ग्रुप, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने क्या, कौन सा लिया हुआ है? सल्फर। तो क्या बोला हुआ है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर मोर न्यूमरस देन एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के। तो जो सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स है वो ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और ये सच भी है। अगर इस ग्रुप की बात करें हम, उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ओके, इन सब का अगर आप देख, ज्यादा जो ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं वो किसके पाए जाते हैं? सिर्फ सल्फर एसिड, सल्फर के ही ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकी। उसके बाद बोला है सल्फर फॉर्म मोस्ट स्टेबल डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। इसके लिए आप देख लो, आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे SO2 की आप देख सकते हो। ओके, तो इसके अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे SO2 की, तो सल्फर क्या होता है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p4। क्लियर? तो अगर आप बनाओगे 3s2 3p4, एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास 3d अवेलेबल है। ओके, तो अगर ऑक्सीजन आता है तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये वाले। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसकी? sp2 SO2 की। बट क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर में, अगर आप देखोगे तो दोनों डबल बॉन्ड में लगे होते हैं SO2 में। तो क्या है, ये ऑक्सीजन का पी पाई और इसका एक पी पाई, ये वाला, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनता है। सिमिलर एक पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इस ऑक्सीजन का जो पी पाई में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और सल्फर का जो डी पाई में और डी में पड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन,
तो ये भी आपस में कौन सा एक बॉन्ड देते हैं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर टोटल 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं SO2 में। तो ये है कि यहाँ पर क्या दिखा है, ये कौन सा बना हुआ है, डी पाई पी पाई। तो यस, सल्फर एंड ऑक्सीजन में डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड स्टेबल बनता है। ओके, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड इज इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम डोमिनेंट फॉर हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये बात भी सही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप इसमें अगर बात कर सकते हो 16th ग्रुप में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो क्या करता है। अब इसकी बात कर लो या अदर कोई भी ग्रुप की बात कर लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हैवी मेंबर्स होते हैं, जो डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, जो हायर एलिमेंट्स होते हैं, उनके केस में ज्यादा पाया जाता है, वो ज्यादा उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओवरऑल इसकी तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है और हमने करेक्ट सी बतानी थी जो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखो, SF6 is inert toward hydrolysis. Which one of the following is not a reason for this? Okay, SF6 जो होता है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होती है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या रीजन कौन कौन से बताए हैं। फर्स्ट इज SF6 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ओके, तो ओके हम बाकियों की बात करते हैं। SF बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। Sulfur does not possess vacant d orbitals in the molecule. SF6 is coordinatively saturated molecule. अगर हम इसकी बात करें SF6 की, तो इसमें क्या होता है, ये बात सही है कि SF6 इज ए कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। ओके, ये बात भी करेक्ट है। सल्फर डज नॉट पोसेस वेकेंट डी ऑर्बिटल इन द मॉलिक्यूल, ये बात भी सही है। अगर हम इसकी बात करें कि हाइड्रोलिसिस की तरफ इनर्ट क्यों है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वैसे जो SF6 होता है वो इनर्ट इसलिए होता है हाइड्रोलिसिस में क्योंकि SF बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हाई होती है। कि SF बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती है और ऊपर से क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर स्पेस नहीं होती है कि वाटर अप्रोच कर सके। ओके, तो वाटर जल्दी अप्रोच नहीं कर पाता है, इस वजह से ये इनर्ट होते हैं हाइड्रोलिसिस में। बट वो रीजन तो हमें दे नहीं रखा हुआ है। SF बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई होती है, ये बात भी करेक्ट है। दूसरी बात यह है कि सल्फर डज नॉट पोसेस वेकेंट, इसमें थोड़ा सा इशू लग रहा है कि सल्फर के पास अगर आप बात करोगे SF6 की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल वेकेंट पड़े होते हैं बट वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में वो तो ऑलरेडी हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हो चुके हैं फ्लोरीन के साथ। तो sp3d2 इसकी ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी के डी ऑर्बिटल वेकेंट पड़े हैं तो वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, डज नॉट, और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा कोई डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है। ओके, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सके, तो ये वाला ही बात भी करें। नेक्स्ट क्या है, FX इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ओके, ऑक्सी ये वाला ऑप्शन है जो रॉन्ग है। SF6 है जो मैंने बोला कि वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अप्रोच ही नहीं कर पाएगा सल्फर को। ओके, तो इस वजह से सल्फर ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता है, ये इनर्टनेस शो करता है वाटर की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये वाला बोला तो उन्होंने इनकरेक्ट है। SF इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तो SF6 ऑक्सीडाइजिंग नेचर में नहीं होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए सिमिलरली ये वाटर के साथ भी जल्दी अप्रोच नहीं करेगा, तो इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग बता रखा है, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसलिए हमने नॉट अ रीजन बताना था, जो नॉट है इसमें, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, NO एंड NO2 इज नॉट करेक्ट। ओके, फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, NO कैन बाइंड विद मेटल आयन टू फॉर्म complexes बट NO2 कांट। ओके, ये बात भी सही है। NO क्या है, वो जल्दी मेटल आयन के साथ बाइंड करता है, NO2 बाइंड नहीं करता है। NO2 क्या करता है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, क्योंकि NO2 की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, ओके ये वाली होती है स्ट्रक्चर NO2 की। तो इसमें क्या होता है, जो अगर कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम,
विच वन ऑफ द, अगर मेटल आयन के साथ हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं, तो अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है तो अगर आप देखोगे तो मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है लिगेंड, वो लिगेंड आपका जहाँ तो न्यूट्रल होना चाहिए, जहाँ क्या होना अनायनिक चाहिए। ओके, तो मेटल के साथ जहाँ तो वो कोवालेंट बॉन्डिंग देता है या फिर क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्लियर। तो इसके क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो मेटल ये अगर लिगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसके पास तो अपने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नाइट्रोजन तो डेफिशिएंट है, तो ये जल्दी अप्रोच नहीं करता है। वहीं अगर एनओ देखें तो वो इजिली कम्प्लेक्स बना लेता है। ओके, एनओ जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एनओ पॉजिटिव में, नाइट्रोसिल आयन। ओके, तो ये इस तरह, इसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर अवेलेबल होता है, तो ये लॉन पेयर यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, इसलिए NO कैन बाइंड विद metal ions to form complexes but NO2 can't. Okay, ये वाला correct है। Okay, next NO is a colorless gas but NO2 is a brown gas, ये भी correct statement है। Both NO and NO2 are oxidizing agent, ये भी सही है। दोनों में ही नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, वो पिक करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, तो अल्टीमेटली ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज और खुद की रिडक्शन करना पसंद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ बोला है NO2 इज रिलेक्टेंट टू डायमराइजेशन, वाई while NO dimerizes readily, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमने इनकरेक्ट बतानी थी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें इन्होंने क्या बोला कि NO डायमराइज करता है रेडली बट NO2 नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, इसको अवॉइड करता है डाइमराइजेशन को, ऐसा नहीं है। NO2 का भी डाइमर एग्जिस्ट करता है, दैट इज N2O4, एंड NO का भी डाइमर एग्जिस्ट करता है N2O2। क्लियर। तो ये वाला एक स्टेटमेंट तो सही है, NO डाइमराइज रेडली बट NO2 इज रिलक्टेंट, ऐसा नहीं है, NO2 भी डाइमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो जो इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट थी दैट इज डी। ओके, डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज which of the following statements regarding radius ratio is are correct? Okay, correct बताना है। First is radius ratio quite often fails when its value is close to one of the limiting value. Okay, so what is the limiting value? Limiting value देखो क्या होती है, जैसे अब रेडियस रेशियो की बात करें, सपोज करो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस है। ओके, उनके लिए जो रेडियस रेशियो की रेंज होती है वो होती है 0.414 से 0.732। क्लियर। तो ये एनी वैल्यू जो लोअर वैल्यू होती है इस रेंज की, जिसमें हमारा जो कंपाउंड है स्टेबल होता है, जिसमें अनायन जो अरेंज हो सकते हैं कैटायन के आसपास, और जो स्ट्रक्चर मिलती है वो हमें स्टेबल मिलती है, उस वैल्यू को ही रेडियस रेशियो बोला जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, रेडियस रेशियो क्वाइट ऑफ्टन फेल्स व्हेन इट्स वैल्यू इज क्लोज टू वन ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू। ये बात सही है, जैसे सपोज करो इसकी ऑक्टेहेड्रल की लिमिटिंग वैल्यू कौन सी है, कम से कम वाली 0.414, बट अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की तो वो वैल्यू क्या होती है 0.225 से लेके 0.414। तो जब ये वैल्यू में अप्रोच करती है ऑक्टाहेड्रल की, इस वैल्यू को रेडियस रेशियो अप्रोच करती है, तो तब क्या होता है, ट्रांजिशंस आने लगती हैं स्ट्रक्चर में, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनती ऑक्टाहेड्रल। तो ये बात फर्स्ट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेडियस रेशियो आर नॉट अफेक्टेड बाय द पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन। तो ये बात इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, रेडियस रेशियो अफेक्ट होती है पोलराइजेशन की वजह से। अगर सपोज करो आपके पास केटाइन है, और केटाइन का आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही उसका साइज भी छोटा हो जाता जाएगा। ओके, छोटा हो जाएगा, तो वो पोलराइजेशन भी उसकी कम होगी, वो पोलराइज जल्दी नहीं कर पाएगा किसी को। बट अगर हम एनाइन की बात करें तो उसमें क्या है, उसका साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से वो दूसरे को पोलराइज भी जल्दी कर लेता है, और क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज्ड होता है, तो पोलराइजेशन अफेक्ट करती है रेडियस रेशियो को, ऐसा नहीं है। तो ये वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, अब क्या है नेक्स्ट, रेडियस रेशियो स्ट्रिक्टली वर्क्स इफ द आयंस आर ट्रीटेड एज हार्ड स्फीयर, ये भी सही है। रेडियस रेशियो में कैटायन और अनायन को हार्ड स्फीयर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज रेडियस रेशियो विल नॉट वर्क इफ एन आयनिक कंपाउंड शो पॉलीमॉर्फिज्म, ये बात भी सही है। रेडियस रेशियो सिर्फ और सिर्फ अगर पॉलीमॉर्फिज्म, कोई पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जब आपका मॉलिक्यूल क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंट क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में पॉलीमॉर्फ्स बनेंगे उसके, तो हम उसका रेडियस रेशियो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम रेडियस रेशियो रूल वर्क नहीं करेगा। तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसी हिसाब से हमारा बी है जो इसमें करेक्ट आंसर था।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सीसीपी बीसीसी एंड एचसीपी पैकिंग आर। तो सीसीपी और एफसीसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे 12 होता है। बीसीसी के अंदर तो बॉडी सेंटर में एक पड़ा होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और एचसीपी के अंदर भी सेम एज एफसीसी और सीसीपी 12 ही होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12 8 12। ओके, दैट इज बी। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। ये सेम क्वेश्चन उसने फिर से डाल दिया, पहले भी डाला है कल वीडियो में जो अपलोड करा था उसमें उसने चार्ज पूछा, उसने रेडियाई पूछा था। ओके, तो इसमें देखो क्या है, पोलराइजिंग पावर ओके बतानी है इन तीनों में। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कैटायन का जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। ओके, तो इसलिए अब अगर हम इन तीनों की बात करें, अल्मीनियम 3 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज शॉर्टकट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल लैटिस। ये मैंने आपको पहले भी आई थिंक मास्टर कैडर की वीडियो में बताया था, उसके जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो शॉर्टकट इफेक्ट है जो, वो कब मिलता है, जब आपका कोई क्रिस्टल लैटिस है। ओके, ओके, प्लस माइनस प्लस, ये कोई कटाइन अनाइन, ये अपने कोई भी आपका जो क्रिस्टल लैटिस है, ओके, उसमें से जब इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड अनाइन लीव करते हैं आपके क्रिस्टल लैटिस से, इक्वल नंबर ऑफ कटाइन सपोज करो एक जगह से कटाइन चला गया और एक जगह से कहीं से अनाइन चला गया। ओके, ऐसे जब कोई डिफेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट। वहां अगर हम फ्रेंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होता है, आपका कोई भी आयन है जो अपनी साइट को छोड़ के इंटरस्टेशियल साइट पे आ जाता है। तो शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कटाइन और अनाइन लीव कर जाते हैं अपनी साइट से। तो इसमें क्या बोला हुआ, अ पेयर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, अ पेयर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पोजीशन इन द क्रिस्टल। तो यही ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, दैट इज ए। ओके, अदर जो बाकी है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें उसने क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एटम्स ऑफ द सेंट्रल एटम। ओके, तो अगर आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आपने देखना है कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, सेंटर में होता है। ओके, और लिगेंड्स क्या होते हैं, इसके आसपास होते हैं। क्लियर। और मेटल के पास जो भी इसका लॉन पेयर होता है मेटल का, वो भी इसके पास ही होता है, और ये जो बॉन्ड पेयर है वो भी इसके अराउंड ही होते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम के ही होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मेटल के आसपास सिर्फ लॉन पेयर होते हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है मेटल सेंटर में, और लिगेंड्स इसके आसपास घूमते हैं। ओके, आसपास रहते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इसके आसपास ही मेटल के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके साथ होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रीज इज बैरी सूडो रोटेशन ऑब्जर्व। तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज ट्रिगनल बाइपिरामिडल। जैसे आप ले सकते हो एग्जांपल FeCO5। बैरी सूडो रोटेशन क्या होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, जो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के ऊपर लिगेंड लगे होते हैं वो आपस में पोजीशंस चेंज कर लेते हैं इक्वेटोरियल पे। ओके, जैसे FeCO5 है, इसकी ट्रिगनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, ये CO। ओके, ये लगा है ट्राइगोनल, और ये एक पिरामिडल है ये वाला। ओके, और ये एक पिरामिडल है ये वाला। ओके, ट्रिगनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है ये वाली इसकी, ये ट्राइगोनल बन गया हमारा। तो इसमें ये वाला जो है एक्सियल है, ये वाला इक्वेटोरियल है। ओके, अगर हम बात करें तो ये वाला क्या है हमारा एक्सियल, ये वाला इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये क्या है एक्सियल। तो ये आपस में, अगर सपोज करो ये 1 है, ये दोनों 1 है, ये दोनों 2 ले लो नंबर। ओके, तो ये आपस में पोजीशंस चेंज करते हैं, इधर से ये आपस में, इधर से ये आपस में। तो क्या बनती है हमारी जो फाइनल स्ट्रक्चर है, ऐसे देख लो, जो ये जो CO है 1 यहाँ आ जाएगा,
और ये वाला ऊपर चला जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। ओके, क्लियर। तो मतलब ये वाले जो है लिगेंड्स हैं, सीओ, ये वाले कार्बोनिल हैं जो आपस में पोजीशंस चेंज करेंगे, ये आपस में और ये वाले आपस में। क्लियर। तो ये होती बेरिस्टो रोटेशन और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Consider the following statement regarding the resonating structure contributing to the resonance hybrid of a molecule. First is contributing structure should have same number of unpaired electron. That is correct. Contributing structures अगर बनती है resonating structure resonance करवाते टाइम, अगर आप conjugating structures बनाते हो तो contributing structures जो बनती हैं delocalization करवा के किसी भी molecule में, तो उनके same number of unpaired electron होने चाहिए. Second is contributing structure should have negative charge residing on one more electronegative atom. ये भी correct. Okay. Third is contributing structure should not have large energy difference. सही बात है, अगर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, तो उनमें लार्ज एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, सेम ही ऑलमोस्ट। बस इस बात का ध्यान रखना, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चे। तो इसके ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो दे रखे हैं या वो करेक्ट है, तो सी इसका आंसर आएगा। हमने करेक्ट ही बतानी थी इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, कोबाल्ट chloride forms several octahedral complexes with ammonia. Which one of the following will not give test of chloride ions with AgNO3 at 25 डिग्री सेल्सियस? तो ये क्वेश्चन जो आपका आया था बच्चे, वो आया था वर्नर्स थ्योरी से। ओके, अगर आपको वो नहीं भी आती तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट लगाना तो इजी बात है। तो उसका बट आपको इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आनी चाहिए। ओके, उसमें से वर्नर थ्योरी से ये क्वेश्चन आता है। इजी आसान है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप देखोगे, अगर बात करोगे इसकी, तो ये एक्चुअल में कंपाउंड, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर देखें तो ये इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, ये वाली क्लोरीन तीनों बाहर रहते हैं। अगर इसकी बात करें 5, इसमें 5 अमोनिया और एक Cl आएगा और एक Cl रहेगा इस साइड। अगर हम इसकी बात करें थर्ड की, सी की, इसकी स्ट्रक्चर रहेगी 2 क्लोरीन और एक क्लोरीन रहेगा इस साइड। और इसकी स्ट्रक्चर में ओवरऑल हमने कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करना है, क्योंकि कोबाल्ट इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका इस कंपाउंड में। कोबाल्ट अमोनिया 6 या 6 रखेगा। ओके, लिगेंड्स अपने आसपास, तो आपने उस हिसाब से अरेंज करना है ना। पहले अमोनिया लगाने, अमोनिया तो सारे के सारे कोबाल्ट के साथ बाइंड कर लेंगे। क्लियर। और उसके बाद बाकी के अरेंज करने हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से इसके अंदर, तो इस केस के अंदर 3 क्लोरीन बाहर पड़े हैं। वर्नर थ्योरी के अंदर आपकी जो बाहर होते हैं वो होते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ओके, प्राइमरी, और जो अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए हैं मेटल के साथ, वो होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। सो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है, उसके आयंस बन सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, कोबाल्ट क्लोरीन 3 6 अमोनिया, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे। ओके, अगर आप इसको, ये वाला आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, अगर आप इसको रेक्ट करवा देते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, वही बोला ना उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या होता है, ये आयंस हैं जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है, मतलब उसके आयंस बन सकते हैं। तो अगर ये हम कंपाउंड देखें, तो अगर ये कभी ब्रेक भी करता है तो ऐसे करता है, कोबाल्ट अमोनिया 6 अगर किसी के साथ रिएक्ट करते टाइम, ये कोऑर्डिनेशन सफियर है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये वाला, उसका कोऑर्डिनेशन सफियर है, ये स्टेबल होता है। ओके, अगर 3Cl नेगेटिव रिलीज होते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो 3Cl नेगेटिव है, ये आयोनाइजेबल है, ये प्राइमरी वैलेंसी से आए हैं। तो यहाँ पर 3 AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या मिलेगा हमें, सॉरी 3 सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पर, बैलेंस करोगे तो 3 AgCl। ओके, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे इसमें भी। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करते हो, इस वाले की,
कि इसमें भी एक क्लोरीन, इसके अंदर दो क्लोरीन, सॉरी इसके अंदर दो क्लोरीन बाहर रहेंगे ना, ए 5 अमोनिया लग गए, एक क्लोरीन लग गया अंदर। तो दो क्लोरीन, दो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 2, मतलब इसमें से भी 2 AgCl बन सकता है। ओके, 2 क्लोरीन बाहर है। अगर इसकी बात करते हो तो इसमें भी एक क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में अवेलेबल है। अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको भी रिएक्ट करवाते हो, सी ऑप्शन में जो दे रखा है आपको, वो भी आपको सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट देगा। ओके, बट अगर आप डी की बात करते हो, उसमें बाहर कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। ओके, इसके पास कोई भी आयोनाइजेबल आयन ही नहीं है, जिसकी वजह से ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देगा। तो अगर हम इसकी बात करें, कोबाल्ट अमोनिया 3Cl3, इसके पास कोई भी प्राइमरी वैलेंसी बच्चे नहीं है। अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो AgCl नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी, तो इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। तो एक यही आपका कंपाउंड है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट नहीं देगा। ओके, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड नहीं बनेगा तो कोई प्राइमरी वैलेंसी ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो नॉट गिव टेस्ट वो था डी, तो इसका डी रहेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज कंटेन ऑल एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स बच्चे क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम पड़े होते हैं और वो किसी भी मेटल के साथ बाउंड कर सकता है। सपोज इसमें से जैसे देखते हैं ये वाला के थायोसाइनाइड, ये इस सल्फर के साथ भी एक टाइम पे बॉन्ड बना सकता है, या इस नाइट्रोजन के साथ भी किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस टाइम इसके पास दो डोनर एटम पड़े हैं, एक नाइट्रोजन एक सल्फर, दोनों की वजह से बॉन्ड बना सकता है, इरेक्ट कर सकता है किसी के साथ, तो इसलिए ये एम्बिडेंट लिगेंड है। ओके, अगर हम ऑक्सालेटो की बात करें तो ऑक्सालेटो अनाइन ये वाला है। ओके, ऑक्सैलिक एसिड से जो आता है, इसके पास एक टाइम पे एक ये ऑक्सीजन अवेलेबल है डोनर, एक ये डोनर साइट है, तो इसके थ्रू भी किसी के साथ बॉन्ड कर सकता है, इसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है। ओके, अगर हम इसमें बात करते हैं सायानाइड की, तो सायानाइड भी हमारा क्या है, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इसकी अवेलेबल होती है, कार्बन भी अवेलेबल होती है इसमें, तो ये भी हमारा एम्बिडेंट लिगेंड है। NO2 की बात करें तो ये NO2 ONO में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो एक टाइम पे ये ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग दे सकता है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर है तो वो भी बॉन्डिंग में जा सकता है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी डोनर ही है और ये भी एम्बिडेंट लिगेंड ही है। क्लियर? तो हमने, उसने क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्पीसीज कंटेन ऑल एम्बिडेंट लिगेंड्स, तो जिसमें सारे एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर हम NO3 की बात करें तो ये सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग देता है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग नहीं देता, तो ये एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। इसमें एक ये नहीं है, इसमें अगर बात करो फिर NO3 आ रहा है तो ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये वाला भी। इसमें अगर बात करो तो ठीक है, ये वाला एम्बिडेंट लिगेंड है, तो क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन हमारा एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉस्फोरस ही है जो डोनर है, अदर जो रिएक्ट करता है किसी के साथ, तो हमारा जो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, जिसमें तीनों ही जो दे रखे हैं स्पीसीज वो क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट 29th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आयोपेक नेम ऑफ दिस। तो आपको फिर से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आयरन की Na2Fe साइनाइड 5, Na2Fe cyano 5NO। क्लियर? ये है। अब इसमें देखोगे अगर, तो इसके अगर ये N2Na पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। ओके, अब इसमें से जो आयरन है Fe, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले तो, फिर हम देखते हैं इसका आयोपेक नेम। तो देखो इसमें Fe का हम कंसिडर कर लेते हैं X, +5 हमारे पास है क्या, साइनाइड, एक के ऊपर चार्ज होता है -1, नाइट्रोसिल इसका चार्ज क्या है 0। ओके, इज इक्वल टू, ये क्या न्यूट्रल था, तो चार्ज ओवरऑल कितना है आपके पास, -2, तो ये क्या आ जाएगा, +3। ओके, Fe हमारा किस में है, +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें देखो +3 में यही दे रखी है, उसके बाद ओके ये तो सोडियम है, पेंटासियानो है, अल्फाबेटिकली देनी होती है, हमने नेम बताना होता है, पेंटासियानो नाइट्रोसिल, तो बाकी आगे का चारों में ही सेम है। ओके, बस एक ही डिफरेंस था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसने ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी थी, तो इसमें ऑक्सीडेशन जो NO है हमारा,
ये NO पॉजिटिव की तरह भी होता है, न्यूट्रल इसके प्लस चार्ज भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो इस केस में जब वो Fe के साथ लगा हुआ इस कंपाउंड के अंदर वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसने एग्जाम में डाला था ये वाला। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो फेरेट +3। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आना था वो था डी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें बच्चे क्या होता है, उनके ये एक खासियत है कि उसमें सारे के सारे जो लिगेंड लगे होते हैं ना, वो सारे के सारे आपस में इक्वी डिस्टेंस पे लगे हैं। ओके, सेम एंगल होता है ये वाला सारा मेटल के आसपास। तो सारे इक्वी डिस्टेंस के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या, दूसरी एक तो इक्वी डिस्टेंस की बात हो गई। ओके, और दूसरी बात ये हो गई कि अगर Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है जहाँ A4 का, तो इनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लगती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लगती है। ये दो रीजंस की वजह से, जिसमें भी ये दो रीजन फिट होते हैं तो आप कर सकते हो, अगर एक भी फिट होता है तो ओके। इन वजह से जो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते। सो दैट्स वाई इसका आंसर, चाहे दे तो सारे टेट्राहेड्रल ही दे रखे थे, तो इसका आंसर 0 0 0 ही आएगा तीनों। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। तो अब बचे हमारे कंप्लीट हो गए 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कल करेंगे सॉल्व। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और आप मुझे मोटिवेट करो, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। इसी तरह मैं जल्दी से कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और इसके बिना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं केमिस्ट्री के, जिससे मैक्सिमम एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डालती रहती हूँ। तो उसका मैंने एक अलग से व्हाट्सएप चैनल जो बनाया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, अपनी प्रैक्टिस करो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।